चुनाव प्रचार के लिहाज से शनिवार का दिन बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 2 चुनावी रैलियों में पहली रैली बंगाल के खड़गपुर में हुई है। यहां पर पीएम मोदी ने भाषण में कहा है, आपको ये उत्साह साफ साफ दिख रहा है, ये उत्साह कह रहा है बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार आएगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान बंगाल की पुलिस और प्रशासन को संविधान और लोकतंत्र की याद दिलाते हुए कहा है कि मैं बंगाल के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि अब दीदी को लोकतंत्र को कुचलने नहीं दिया जाएगा। पुलिस और प्रशासन को भी याद रखना चाहिए कि संविधान और लोकतंत्र की मर्यादा से बड़ा कुछ नहीं होता। 70 साल तक अनेकों को अवसर दिया है, हमें 5 साल का मौका दीजिए, हम 70 साल की बर्बादी को मिटा करके रहेंगे। बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, एक बार आशीर्वाद दीजिए, एक बार आशीर्वाद दीजिए, हम अपनी जान आपकी भलाई के लिए खपा देंगे। सेवा का अवसर देखिए, हम कैसे अशोल परिवर्तन लाकर दिखाते हैं। आपके जीवन की एक एक दिक्कतों को दूर करने के लिए हम सभी दिन रात मेहनत करेंगे। यहां जंगल महाल के इस पूरे क्षेत्र में कृषि की व्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा। इस इलाके में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाई जाएगी, कोल्ड स्टोरेज का नेटवर्क बढ़ाया जाएगा और इसका यहां के आलू पैदा करने वाले किसानों को भी लाभ होगा। इधर पूर्व मेदिनीपुर के हल्दिया में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जनसभा को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है, टीएमसी को वोट देने से घर पर ही लोगों को राशन मिलेगा। दीदी ने सत्ता में आने पर महिलाओं को हर महीने 500 रुपए देने की बात कही है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में देश में आर्थिक स्थिति की हालत दयनीय हो गई है। उन्होंने बीजेपी को देश की सबसे बड़ी वसूलबाजी पार्टी कहते हुए कहा है कि बंगाल में बीजेपी कभी नहीं आने वाली है। उन्होंने कहा है, बंगाल में एनपीआर नहीं लागू होगा, बंगाल के लोगों में बंगाल ही रहेगा। কোন আনিসুর? যে আনিসুর আমার স্কুটার ওর বাইকে করে আমি নন্দীগ্রাম পৌঁছেছিলাম, সেই ছেলেটা সেদিন নন্দীগ্রামে সিপিএম হারমাদরা আমাকে পৌঁছতে দিচ্ছিল না। হলদি নদীর তীরে অবস্থিত এই হলদিয়া, নন্দীগ্রামের কত লাশ এই হলদি নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে, আজও তার পরিবারের লোকেরা জানে না। আমি কদিন আগে তাদের 4 লাখ টাকা করে দিয়েছি তাদের পরিবারগুলোকে। বন্ধু মনে রাখবেন, মৎস্যজীবীদের জন্য 1,30,00,000 টাকা আমরা সাহায্য করেছি এবং মৎস্যজীবীদের জন্য ঘর তৈরি করে দেওয়া, তাদের আইডেন্টিটি কার্ড তৈরি করে দেওয়া, ভাতা দেয়া আমরা সমস্ত মৎস্যজীবীদের জন্যও করেছি। কৃষক বন্ধুরা যেমন মনে রাখবেন, জমি চাষ করবার জন্য এখন 6,000 টাকা পায় আমাদের কাছ থেকে। আগামী দিন আমাদের অঙ্গীকার, আমরা 10,000 টাকা ওটা করে দেব। বছরে কৃষকরা 10,000 টাকা পড়ে এমনিতেই পাবে। इधर मेदिनीपुर से अभिषेक बैनर्जी बीजेपी पर जमकर बरसते नजर आए हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी बाहरी लोगों के दम पर बंगाल कब्जा करने की जिद पर अड़ी है। इसके साथ ही अभिषेक बैनर्जी एक बार फिर बीजेपी को चुनौती देते दिखाई दिए। कहा कि बीजेपी नेता बिना देखे 2 मिनट बांग्ला नहीं बोल सकते और वो बिना देखे 30 मिनट हिंदी में भाषण दे सकते हैं। এখনো বলছে সোনার বাংলা করব। আরে সোনার বাংলা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছে। ভারতবর্ষে একমাত্র রাজ্য বাংলা, পশ্চিমবঙ্গ, যেখানে বিনা পয়সায় খাদ্য, বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য, বিনা পয়সায় চিকিৎসা, বিনা পয়সায় রেশন অন্য কোন রাজ্য করে দেখাতে পারেনি। শিখতে হলে পশ্চিমবঙ্গ থেকে শিখে যাও। আপনারা বলুন, বিজেপি এতগুলো রাজ্য রয়েছে, বিজেপি শাসিত রাজ্য,
কোথায় বিজেপি বিনা পয়সায় শিক্ষা দিচ্ছে, বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য দিচ্ছে আর বিনা পয়সায় খাদ্য দিচ্ছে? একটা রাজ্য বলুন, কেউ বলতে পারবে না। যদি লড়াই করতে চায় ভারতীয় জনতা পার্টি, কংগ্রেস, সিপিএম প্রকৃত রাজনীতিবিদ যদি হন, তাহলে তথ্য পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে লড়াই করুন। আমরা তো আমাদের রিপোর্ট কার্ড দিয়েছি, আমরা বঙ্গধ্বনি যাত্রা করে বাড়িতে বাড়িতে রিপোর্ট কার্ড পৌঁছে দিয়েছি। মানুষ ভূঁইয়ারা গেছে, বাড়িতে বাড়িতে রিপোর্ট কার্ড তুলে ধরেছে। একটা সরকার কতটা দক্ষ, কতটা সফল, তার রিপোর্ট কার্ড সেটা বলবে, তথ্য বলবে, পরিসংখ্যান বলবে। तो बंगाल की तमाम खबरों के साथ हमारे रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं। हम सबसे पहले अपने रिपोर्टर उदय के पास जाएंगे, उदय से जानेंगे। उदय, आज लगातार रैलियां चल रही थी, एक तरफ पीएम ने खुद रैलियां की, दूसरी तरफ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने रैली निकाली, सभा की, और लगातार जिस तरीके से देखा गया अभिषेक बनर्जी बीजेपी पर लगातार वार करते नजर आए और उन्होंने ये भी कहा 2024 में दिल्ली की सत्ता जो है वो बदलेगी। क्या मायने निकाले जाए इसके? पहला चरण का जो मतदान होने वाला है ये साउथ बंगाल के जो इलाके हैं कई जिलों में होने वाला है। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं जैसे ममता बनर्जी हो या अभिषेक बनर्जी, जितने बड़े चेहरे हैं वे लोग लगातार यहाँ पे जनसभाएं कर रहे हैं। जनसभाओं के माध्यम से यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखा करके दूसरे को निम्न दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिस तरह से भाजपा के बड़े बड़े नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे जेपी नड्डा हो, इस तरह के जो नेता लगातार यहाँ सभाएं कर रहे हैं और ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोले, उसके जवाब में अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाल रखा है और वे लोग यहाँ से हमला कर रहे हैं। और वे उनका कहना है, ममता बनर्जी हो या अभिषेक बनर्जी हो, उनका कहना है कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में तो सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वे लोग दिल्ली में परिवर्तन की जरूर राह देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में परिवर्तन होगा और भाजपा को वहां से हटाया जाएगा। जहां एक और मोदी सरकार को हटाने की बात तृणमूल कांग्रेस कर रही है, वही मोदी यहाँ पर आकर के लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी सत्ता हुआ है 10 सालों में, जिस तरह से यहाँ पे कुशासन हुआ है उसको मिटाने का काम वो लोग करेंगे। और यहाँ पर अगले 5 सालों के लिए मोदी जी आकर के यहाँ पे बोले हैं कि हम लोगों को मौका दिया है ताकि जो यहाँ पे 70 सालों का जो कुशासन रहा है उसको मिटा करके यहाँ पे सोनार बांग्ला जो गठित करने की बात है वो लोग यहाँ पर करने में सक्षम होंगे और इसीलिए उन्हें मौका दिया जाए ताकि यहाँ जो है बंगाल के लोगों को भी उन्नति का जो स्वाद है वो चखने को मिले और यहाँ पर भी उन्नति हो। जी उधर लगातार आज रैलियों का दौर जारी रहा है और जो सबसे दो बड़ी पार्टी जिनके बीच इस बार मुख्य मुकाबला कहा जा रहा है, अपने अपने तरफ से विपक्ष पर हमला करते नजर आए हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने टीएमसी को तोलाबाजी पार्टी कही है, जिस पर ममता बनर्जी भड़क गई। ममता बनर्जी ने भी उन पर वार किया है और बीजेपी को जघन्य पार्टी कहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे खड़गपुर में जनसभा की, उन्होंने जो राज्य में जिस तरह से सिंडिकेट राज कहिए या जिस तरह से तोलाबाजी का राज कहिए उसको लेकर के निशाना साधा है। तृणमूल कांग्रेस पे निशाना साध कर ये बताने का प्रयास किया है कि यहाँ जो है सब कुछ सिंडिकेट राज में चल रहा है और तोलाबाजी की सरकार यहाँ पे चल रही है। हर चीज चाहे छोटी से छोटी काम हो या बड़ी से बड़ी काम हो, अभिषेक बनर्जी की अनुमति के बिना यहाँ नहीं किया जा सकता। तो उसको लेकर के उन्होंने यहाँ निशाना साधा है और प्रयास किया है कि जनता तक ये मैसेज दे पाए कि यहाँ पर जो सरकार चल रही है उसको किसी तरह से वो खराब सरकार है या वो सही से काम नहीं कर रही है। अगर मोदी सरकार यहाँ पे आती है तो वो किस तरह से यहाँ पर सरकार परिवर्तन के बाद बंगाल को जो है सोनार बांग्ला गठित करने में सफल होंगे। जिस तरह से वहाँ पे विजन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बंगाल के जो लोग हैं उसको भी जो विकासमूलक कार्य है उनसे जोड़ा जाए और बंगाल को आगे लिया जा सके ताकि बंगाल में भी उन्नति हो। और अन्य जो यहाँ डबल इंजन की सरकार बनाने की जिस तरह से बात कही जा रही है उसके माध्यम से जिस तरह से केंद्र सरकार वहाँ पे विकास कर रही है उसका विकास को जो यहाँ भी मौका मिले, यहाँ के लोगों को भी उसका स्वाद चखने को मिले, यहाँ भी जो विकास हो, रोजगार हो या फिर अन्य फैक्ट्रियां बने, उसके माध्यम से यहाँ बंगाल को आगे ले जाने की बात कही जा रही है। दिव्या जी उदय, आप हमारे साथ बने रहिए, हम वापस आपके पास आएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता आफ्ताब भी जुड़ चुके हैं। हम आफ्ताब के पास जाएंगे। आफ्ताब, लगातार आज रैलियों का दौर जारी रहा है। बीजेपी अपने तरफ से लोगों को, वोटर्स को रिझाने की कोशिश कर रही है और टीएमसी अपने तरफ से। ऐसे में टीएमसी ने बीजेपी पर कड़ा तेवर दिखाया है। बीजेपी को कहा है कि बीजेपी जहां जहां चुनाव होते हैं वहां पर बीजेपी जाती है, बड़े बड़े वादे करती है, चुनाव जीतती है और फिर वादे भूल जाती है। आप जनता के बीच में रहते हैं, क्या जनता को ऐसा लगता है?
देखिए, आपको बता दें कि मुकाबला कड़ा है। यहाँ पर है कि दीदी कह रही है खेला होबे और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विकास होबे। ऐसे में मुकाबला कड़ा है और जनता का साफ तौर पे अभी कुछ क्लियर नहीं है जी। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री ने टीएमसी पर निशाना साधा, उसके बाद टीएमसी के नेता ममता बनर्जी ने जघन्य पार्टी करार दिया भारतीय जनता पार्टी को। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने साफ लफ्जों में बंगाल के लोगों से गुजारिश की है कि एक बार उन्हें आशीर्वाद दीजिए। 70 साल की कांग्रेस पार्टी पर भी प्रधानमंत्री ने निशाना साधा जी। और इसके जवाब में टीएमसी की सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस राज्य में शासन चला रही है वहां जनता में विकास नहीं विनाश और राज्यों का विनाश कर रही है। तो ऐसे में मुकाबला कड़ा होते दिख रहा है। इसके साथ साथ ममता बनर्जी ने लोगों से कहा है कि अगर फिर से उनकी सरकार बनी तो महिलाओं को 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। इसके साथ साथ घर घर राशन देने की योजना है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि मुकाबला कड़ा है और अब जनता के मुद्दे बहुत कम सुनने को मिल रहे हैं। यहाँ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच मुकाबला है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जनता किस मिजाज से वोट करेगी, क्या मिजाज बना रही है। लेकिन ये तो साफ है कि 2021 की जो चुनाव हो रही है पश्चिम बंगाल में, यहाँ लड़ाई एक तरह से कह सकते हैं कि हिंदी और बांग्ला की भी है। अभिषेक बनर्जी जो कि टीएमसी के युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद हैं, वो साफ तौर पर लोगों से कह रहे हैं कि पहले पश्चिम बंगाल में जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें बांग्ला बोलनी आनी चाहिए। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं टीएमसी जो है इस बात को भुनाने में भी लग गई है कि बांग्ला और हिंदी की लड़ाई है। और बार बार आप गौर करेंगे कि ममता बनर्जी इस बात का भी जिक्र करती हैं कि कोई बाहरी व्यक्ति जो है कि पश्चिम बंगाल को नहीं चला सकता, पश्चिम बंगाल के लोग ही पश्चिम बंगाल को चलाएंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कड़ा मुकाबला है। और सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी भी लगातार रैलियों पर प्रधानमंत्री पर हमला कर रही हैं और प्रधानमंत्री ने यह भी लोगों से गुजारिश की है कि जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, केंद्र सरकार भी भाजपा की है, उसके साथ मिलकर विकास कर रही है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि यहाँ की जनता का मूड क्या होता है। लेकिन कड़ा मुकाबला है और ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कड़ा मुकाबला होता दिख रहा है। आफ्ताब, ये जिस तरीके से आप वहां पर जा रहे हैं, आप तो देख ही रहे रिपोर्ट, आप वहां पर लोगों से मिल रहे हैं, आप वहां पर रैलियां कवर कर रहे हैं। साथ ही अगर ये बात करें, एक दूसरे पर पार्टी टीएमसी बीजेपी आक्रामक तो है ही, साथ ही साथ ममता बनर्जी हर एक जगह पर ये कह रही है कि राशन मुफ्त मिलेगा या कोरोना का टीका मुफ्त मिलेगा। बार बार ये जताना कि आप हमें वोट दें तो आपको ये फायदा मिलेगा। क्या ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में उनका जो एक स्टैंड है या फिर उनकी जो जमीन है वो खिसकती नजर आ रही है, इसलिए बार बार उन्हें जनता को यही याद दिलाना पड़ रहा है कि या तो हम अगर आए तो हमें आपको राशन मुफ्त देंगे या कोरोना का टीका मुफ्त देंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पश्चिम बंगाल में खासकर जो है कि टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला है। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ जो और पार्टियां हैं, जो सीपीआईएम है, कांग्रेस पार्टी है, अब्बास की पार्टी है, तो वो लोग भी अपनी पार्टियां उम्मीदवार खड़े कर रही हैं। लेकिन मुकाबला इन्हीं दोनों पार्टियों में है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पहले से और ज्यादा पश्चिम बंगाल क्या पूरे देश में मजबूत हुई है। और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को इस बात का भी डर लग रहा है कि कहीं उनकी जमीन न खिसक जाए, इसलिए कि नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से लेकर कोर कमेटी की बैठक पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में हो रही है। खासकर अगर हम बात करें तो शुभेंदु अधिकारी जो ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम से मैदान में है, वो भी कड़े मुकाबले में, इस बात से इनकार नहीं कर सकते आप। बिल्कुल। अब जनता को तय करना है, इसलिए कि देखिए ममता बनर्जी बार बार इस बात का जिक्र कर रही हैं कि एक बार फिर से उन्हें दीजिए, एक बार फिर से मौका दीजिए, विकास होगा। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी से जो पार्टियां हैं, टीएमसी खासकर, डर तो जरूर गई है। अब है कि जनता को तय करना है कि वोट किसको देंगे, सरकार किनकी लानी है। ये तो जो जब क्लियर हो जाएगा मतगणना, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन ये जरूर साफ है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी अपने जलवे में नजर आ रहे हैं और मुकम्मल तरीके से जो कोर कमेटी की बैठक चल रही है, कार्यकर्ता भी कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में मजबूत हुए हैं। तो अब आगे तय हो पाएगा कि आखिर होता क्या है। लेकिन फिलहाल के वक्त में किसी भी मामले में भारतीय जनता पार्टी कमजोर नजर नहीं आ रही है और कहीं ना कहीं ममता को जरूर इस बात का एहसास हो रहा है। जी आफ्ताब, आज जिस तरीके से पीएम ने सभा की, कई सारे बातें कही है, लेकिन पार्टी के साथ साथ आज प्रशासन
से भी पीएम ने कुछ कहा है, प्रशासन से भी उन्होंने कहा है संविधान और कानून देश में ही है। क्या कहना चाहते थे वो? प्रशासन वहां पर जिस तरीके से लगातार वहां पर हम देख पा रहे हैं टीएमसी बीजेपी एक दूसरे पर आक्रामक होते जा रही है, खूनी खेल चलता है और लगातार वहां पर शांतिपूर्ण चुनाव की बात भी कही जाती है। ऐसे में आज ये कहना प्रशासन को संविधान और कानून इसी देश में है, क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पहले से इल्जाम लगता रहा है कि जो टीएमसी सरकार है, तो यहाँ की जो पुलिस है, पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल की जो पुलिस है, वो जो है कि ममता बनर्जी के इशारे पर काम करती है, ऐसा इल्जाम लगता रहा है। इस बात को लेकर चुनाव आयोग भी गई ममता बनर्जी कि जो अर्धसैनिक बलें होंगी, चुनाव आयोग जो इलेक्शन कराएगी, तो ऐसे में जो कुछ पुलिस है, जो जिला पुलिस के हैं, स्टेट पुलिस है, वो भी बूथ पे देनी चाहिए। तो नरेंद्र मोदी लगातार इस बात का आगाह कर रहे हैं पुलिस को कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो कहीं ना कहीं वैसे पुलिसकर्मी, वैसे पुलिस के अधिकारी जो टीएमसी के इशारे पे काम करते हैं, ममता बनर्जी के इशारे पे काम करते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इस बात का प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि वैसे पुलिसकर्मियों को, वैसे अफसरों को संवैधानिक रूप से उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए कि जो पश्चिम बंगाल के कई साइड इलाके अगर हम देखें तो वहाँ लगातार खूनी संघर्ष जारी है। लगातार केंद्रीय मंत्री के जो भाजपा के लोग हैं, उनके कार्यक्रम में टीएमसी का हमला हो रहा है। ये हमने भाजपा के लोग कर रहे हैं और पुलिस में बयान दर्ज है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन को एक नए तरीके से विशेष सुरक्षा इंतजाम करनी पड़ेगी, तभी मुकम्मल तरीके से जो मतलब कह सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन हो सकता है। आफ्ताब, ये भी है कि पहले चरण का जो चुनाव है 30 विधानसभा सीट में, जिसमें 27 विधानसभा सीट जो है काफी संवेदनशील है और टीएमसी का ही कब्जा है उसमें, तो कितनी बड़ी चुनौती रहेगी इस बार चुनाव में? नहीं, चुनौती तो बड़ी है, इसलिए कि आप देखिए, बैक में ले आना चाहूंगा आपको। जब देखिए कि टीएमसी की सरकार के पहले सीपीआई की ज्योति बसु की सरकार थी, उसके बाद नया आंदोलन होता है, उसके बाद ममता बनर्जी आंदोलन करके आती है, उसके बाद टीएमसी की सरकार बनती है। तो कहीं ना कहीं 30 जो विधानसभा है पहले चरण में, वहाँ खूनी संघर्ष की बहुत बड़ी संभावना है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती और ज्यादा इलेक्शन कमीशन को करनी पड़ेगी, तभी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होगी। और आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन लगातार जो इलाके हैं वहाँ फ्लैग मार्च भी कर रहा है, लेकिन और कहीं ना कहीं सुरक्षा मुकम्मल तरीके से बढ़ानी चाहिए। अब आने वाले वक्त में तय हो पाएगा कि सुरक्षा मुकम्मल कितनी करती है चुनाव आयोग, लेकिन हम भी चुनाव आयोग से गुजारिश करेंगे कि आप जो है कि विशेष टीम बनाइए और जगह जगह जो है कि आप सुरक्षा व्यवस्था के मुकम्मल इंतजाम कीजिए। जी आफ्ताब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।